हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 13 जुलाई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ डेली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे डाउनलोड हो जाती है, तो आप इसे डाउनलोड करना वहां से ना भूला करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। 12 जुलाई के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इस बार ये 3 अगस्त को शुरू हो रहा है। इस बार इसका कौन सा एडिशन खेला जाए? तो इस बार डूरंड कप का 132वां संस्करण खेला जा रहा है। अब इससे बनने वाले कुछ और चीजें ध्यान रखनी है आपको, और फैक्ट भी ध्यान रखने हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डूरंड कप कई बार आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि कौन सा स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो पहली चीज, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत सन 1888 में करी गई थी। इसमें कितनी टीमें इस टाइम पर खेलती हैं? तो टोटल इसमें 24 टीमें इस बार खेलेंगी। इसके अलावा लास्ट टाइम का डूरंड कप किसने जीता था? तो 2022 का डूरंड बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था, जिसके कैप्टन सुनील छेत्री हैं। आज तक डूरंड कप जीतने वाली ऐसी कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार इसे जीता है? तो ये दो टीमें हैं। एक तो है आपकी ईस्ट बंगाल टीम, जो कि पहले हुआ करती थी। आज की डेट में वो बांग्लादेश है, अब ये खेलती नहीं है टीम। और दूसरी है मोहन बागान, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल की टीम है। तो दोनों ही ये वो टीम है जिन्होंने 16-16 बार इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को जीता हुआ है। इतनी चीजें आपको डूरंड कप से रिलेटेड ध्यान रखनी है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत में पहली बार वैदिक थीम पर बेस्ड एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। कौन से शहर में? इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में किया गया है। नोएडा दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत भी आता है। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ऑब्वियसली। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया। अब इस पार्क के अंदर टोटल 50,000 पेड़ लगाए गए हैं। ये ऐसे पेड़ हैं जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब में जिन पेड़ों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि यहाँ पर बरगद के पेड़ लगाए गए हैं, पीपल के पेड़ लगाए गए हैं, कल्प वृक्ष लगाया गया है, नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। इस तरीके से वो सारे पौधे लगाने की कोशिश करी गई है जिनका वेदों में उल्लेख है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे पार्क को 7 हिस्सों में विभाजित किया गया है, और हर एक हिस्से का नाम वेदों में जिन ऋषियों का उल्लेख किया गया है उनके नाम पर रखा गया है। जैसे कि एक हिस्से का नाम है अत्रि, अत्रि ऋषि हुआ करते थे। एक हिस्से का नाम है विश्वामित्र, एक का नाम है अगस्त ऋषि के नाम पर, एक का नाम है कश्यप ऋषि के नाम पर। इसके बाद वशिष्ठ एक हिस्से का नाम है, और एक हिस्से का नाम है भारद्वाज, और एक का नाम है गौतम। ये वो 7 ऋषि हैं जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है। इस पार्क को बनाने में 27 करोड़ की लागत आई है। पूरे भारत भर में ही नहीं, इवन दुनिया भर में ये पहला इस तरीके का पार्क है जो कि वेदों पर बेस्ड बनाया गया है। ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इस राज्य के अंदर ऐसे फॉरेनर्स जो कि जेलों में कैदी के तौर पर हैं इस टाइम पे, उनके लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी की शुरुआत करी गई है? तो यह है महाराष्ट्र में एक नाथ जी शिंदे की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसिलिटी ऐसे लोगों को जो कि दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं और इस टाइम पर महाराष्ट्र की जेल में कैदी के रूप में है, उनको हर एक 14 दिन में, मतलब हर 2 सप्ताह में 15 मिनट की वीडियो कॉल की फैसिलिटी दी है। इस वीडियो कॉल के माध्यम से वो अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले ऐसे भारतीय जो कि इन जेलों में कैद हैं, उनको भी ये फैसिलिटी दी जा चुकी है। इस टाइम पर अगर बात करें तो भारत की जेलों में सबसे ज्यादा फॉरेनर अगर कैदी हैं तो वो 3 देशों से हैं। कहाँ कहाँ से? एक तो नेपाल से है, बांग्लादेश से हैं, और नाइजीरिया से हैं। नाइजीरिया से सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग वाले हैं। ओके। अब एक चीज और इसके अंतर्गत रखी गई है। ये जो वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी है, ये 2 देश के लोगों को नहीं दी जाएगी। एक तो पाकिस्तान के कैदियों को नहीं दी जाएगी फैसिलिटी, और बांग्लादेश के कैदियों को नहीं दी जाएगी ये फैसिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कैदी हैं, पाकिस्तान के तो ऑलमोस्ट सारे ही आप मान के चलो वो सब टेररिज्म चार्जेस में अंदर है। बांग्लादेश के भी ज्यादातर कैदी ऐसे जो कि टेररिज्म के चार्जेस में अंदर है, उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। बाकी जो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह में है वो ये फैसिलिटी ले पाएंगे। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है इस टाइम पर? है रमेश बाइस। क्या नाम है? रमेश बाइस। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, भूपेंद्र पटेल की। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ बाइलेटरल ट्रेड की शुरुआत करी है रुपए में? तो ये है बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन हुआ है। इसमें कई सारे भारतीय बैंक भी आ गया है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अब बांग्लादेश से कोई भी सामान अगर भारत के बाजार में बिकेगा, मतलब आप ये समझ लो अगर हम बांग्लादेश से कुछ भी खरीदेंगे तो हम इंडियन रुपी में उसको खरीदेंगे। और अगर हम बांग्लादेश के बाजार में कुछ भी बेचेंगे तो हम उसके लिए बांग्लादेश से डॉलर में पर्टिकुलर डील लेंगे। मतलब कहने का, हम पेमेंट उनसे डॉलर में लेंगे लेकिन हम देंगे उनको रुपए में पेमेंट। तो दो तरफा फायदा इसमें भारत सरकार को होने वाला है। और इससे हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश में राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। नेपाल में प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। भूटान के प्रधानमंत्री इस टाइम पर माफी चाहता हूँ, भूटान के हैं लोटे शेरिंग। नेपाल के हैं पुष्प कमल दाहल। और मालदीव्स में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये कौन सी इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेशन बॉडी है जिसके द्वारा ओएनजीसी को सम्मानित किया गया है एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट? ये है इंटरसर्ट यूएसए। ठीक है। अब देखिए, ओएनजीसी जिसको बोलते हैं ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत की वो संस्था है जिसने ब्राइबरी मतलब घूसखोरी के विरुद्ध पहले भी कई सारे कैंपेन चलाए हैं। तो इनको इस रूप में कार्य करने के लिए एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह भारत की पहली ऐसी संस्था बन गई है ओएनजीसी जिसको इस तरीके का अवार्ड दिया गया है। इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है ओएनजीसी का नई दिल्ली। और इसके सीईओ हैं अरुण कुमार सिंह। कौन है? AK सिंह। एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है अभिजीत चक्रवर्ती। अब ये नए सीईओ होंगे एसबीआई कार्ड के, लेकिन ये पदभार संभालेंगे 12 अगस्त से। और ये किसको सक्सीड करने हैं? ये जगह लेंगे राम मोहन राव अमारा की। राम मोहन राव अमारा 11 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, तो 12 अगस्त से अभिजीत चक्रवर्ती इसका पदभार संभालेंगे। अभिजीत चक्रवर्ती इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी एमडी के रूप में कार्यरत थे। बाकी एसबीआई कार्ड की अगर बात करें तो ये एक तरीके से सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और एसबीआई के चेयरपर्सन है DK खारा, दिनेश कुमार खारा। ये कौन है जिनके द्वारा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज कनक्लेव का उद्घाटन किया जाएगा? तो इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एनक्लेव का उद्घाटन होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। इस कनक्लेव के अंतर्गत, ये जो कनक्लेव है ये 14 जुलाई को आयोजित करी जा रही है, मतलब कल के दिन। कहाँ पर होगी? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अब जो इसका मेन उद्देश्य है, इसका मेन टारगेट है पूरे भारत भर में किसानों के लिए अलग अलग सोसाइटीज की स्थापना करना, जो कि किसानों को अच्छी खेती कैसे होती है उसके बारे में ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। ओके। पूरे भारत भर के 13 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और इसके लिए हर एक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को 33-33 लाख रुपए की धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित करी जाएगी। इस पैसे की मदद से किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कौन सी कंपनी है जिसने पहली बार हाइड्राजिन हाइड्रेट एंड प्यूरिफाइड फॉस्फोरिक एसिड की इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है? मतलब पहली बार ये भारत की ऐसी कंपनी है जो कि इसको इंपोर्ट करने जा रही है। इससे पहले डायरेक्ट गवर्नमेंट इसको इंपोर्ट करती थी, फॉस्फोरिक एसिड को और हाइड्राजिन हाइड्रेट को। तो ये कंपनी है कौन सी? GACL इसको बोलते हैं। और GACL का फुल फॉर्म है गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड। ये केमिकल बनाने वाली कंपनी है। अब देखिए, ये जिस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं इसका नाम है, इस केमिकल का नाम है हाइड्राजिन हाइड्रेट और साथ में प्यूरिफाइड फास्फोरिक एसिड। ये दोनों ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज कई सारी चीजों में किया जाता है। जैसे कि मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पानी को स्वच्छ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बैक्टीरियाज वगैरह हटाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि कीटनाशक वगैरह बनाने के लिए, एग्रोकेमिकल में भी इसका यूज किया जाता है। तो मतलब ये काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा फाइन केमिकल्स एंड पॉलीमर इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो आज की डेट में ऑलमोस्ट हर जगह पर जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, इन दोनों प्रोडक्ट की केमिकल की बहुत ज्यादा खपत है। और इसको हम सबसे ज्यादा यूरोपियन मार्केट से ही इंपोर्ट करते थे।
अभी तक गवर्नमेंट इसे कर रही थी। अब ये पहली ऐसी कंपनी जीएसईएल हो गई है, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, जो कि इसको इंपोर्ट करेगी। देखिए, एक कंपनी है फिनेंस, पर ये हर साल सर्वे करते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। इनका नाम है गोल्डमैन सच। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई और इसमें बताया गया कि 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, अमेरिका को पछाड़ के। तो इनकी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2075 में जब भारत दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो उस टाइम पर भारत की अर्थव्यवस्था कितनी होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है $52 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी भारत उस टाइम पे। आज की डेट में भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है और भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चाइना, इसके अलावा जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन चारों के बाद भारत है पांचवें नंबर पे। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका, जर्मनी और जापान, इन सब को अगले 50 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था पिछाड़ के दूसरे नंबर पे आ जाएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली हर एक फाइनेंस सर्वे कंपनी की रिपोर्ट है कि चाइना नंबर 1 पे होगी। ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा माई जीओवी के साथ कोलैबोरेशन करके भारत इंटरनेट उत्सव मनाया जा रहा है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। भारत इंटरनेट उत्सव को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि इंटरनेट की जो अहमियत है उसके बारे में लोगों को बताना और समझाना, साथ में इंटरनेट के यूजेस बताना, इंटरनेट के नुकसान भी जो हैं उनके बारे में बताया जाएगा। पूरे भारत भर में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा कि आप इंटरनेट से जुड़ें, लेकिन सही तरीके से जुड़ें। इसके अलावा इंटरनेट की अहमियत क्या है? ऑब्वियसली आज की डेट में हम लोग इतना फास्ट लाइफ स्टाइल अगर यूज कर पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आज इंटरनेट की ही वजह से आप पूरे दुनिया से सेकंडों में कनेक्ट हो पाते हो। आपको कहीं पर भी पैसा भेजना है, आप सेकंडों में काम कर पा। कारण क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यह कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी जनरल इंश्योरेंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यह है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में जनरल इंश्योरेंस फेस्टिवल में एक कंपनी के इतने सारे लोगों ने हिस्सा लिया हो। तो यहाँ पर 5,235 लोगों ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस टीम की तरफ से हिस्सा लिया, जो कि अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और इस बार ये जो इंश्योरेंस फेस्टिवल है, ये आयोजित किया जा रहा है पुणे में, क्योंकि पुणे में हेडक्वार्टर है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का। इस फेस्टिवल को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर की हर एक इंश्योरेंस कंपनी इसमें हिस्सा ले, साथ में एक दूसरे से रिसर्च एंड आइडियाज शेयर करेंगे। बजाज आलियांज की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है पुणे और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं तपन सिंघल। क्या नाम है इनका? तपन सिंघल। देखिए, है क्या, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अभी तक अनंत माहेश्वरी थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। तो इनकी जगह अब एमडी के रूप में कौन ले रहे हैं? तो नए एमडी अब से होंगे इरीना घोष। इरीना घोष नया पदभार बहुत जल्दी संभाल लेंगी और अनंत माहेश्वरी ने यह पोस्ट छोड़ दी है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके फाउंडर हैं कौन? आपको बताइए। बिल गेट्स। कौन है बिल गेट्स? बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ मिलकर भारत में एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की स्थापना कब करी गई? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपनी ब्रांच 1990 में खोली थी। भारत में इनका हेड ऑफिस है हैदराबाद। ये कौन है जिनको 2023 के लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने के लिए इनको लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 दिया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 41वां लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया जाएगा। और इससे पहले भी बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनालिटीज को यह अवार्ड दिया जा चुका है, जैसे कि इंदिरा गांधी इससे सम्मानित करी जा चुकी हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया जा चुका है, साइरस पूनावाला हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, शरद पवार हो गए, इन सबको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और लोकमान्य तिलक अवार्ड हर वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। उसका कारण यह है कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के सबसे बड़े लीडर थे। इसके अलावा 1 अगस्त 1920 को जब इनका निधन हुआ था, तो महात्मा गांधी ने इसी दिन
असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। तो इस वजह से ये दिवस हर साल लोकमान्य तिलक अवार्ड देकर ही मनाया जाता है और बाल गंगाधर तिलक को याद किया जाता है। इस बार उनकी 103वीं डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी जाएगी। इस बार जीएसटी काउंसिल मीटिंग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में। तो नई दिल्ली में इस बार जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग आयोजित करी गई, 50th मीटिंग। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर ही करती हैं, ठीक है, वित्त मंत्री ही करते हैं। और इसको जो को चेयर करते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। और जीएसटी आज तक का अपने आप में रिकॉर्ड है कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है, 1,87,000 करोड़, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में आपसे पूछा जा सकता है कि मई के महीने में कितना कलेक्शन हुआ। तो मई 2023 में 1,57,000 करोड़ का हुआ था जीएसटी कलेक्शन। ये जो 50वीं मीटिंग आयोजित करी गई है उसमें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर रिकमेंडेशन दी गई है, जैसे कि यार्न जिसको बोलते हैं ना, लार्वा, लार्वा से जो धागा बनाया जाता है। तो इस धागे के ऊपर पहले 12% जीएसटी था, अब रिकमेंडेशन आई है कि 5% हो सकता है कम होकर घटाया जा सकता है। इसके अलावा एलडी स्लैग, एलडी स्लैग क्या होता है आपको पता है? ये एक तरीके से आप ये समझ लो, ये लोहे का चूरा होता है जिसका यूज कंस्ट्रक्शन साइट में किया जाता है और स्पेशली नेशनल हाईवे बनाने के लिए किया जाता है। इस पे भी रिकमेंडेशन 5% के लिए आई है, पहले 18% चल रहा था। इसके अलावा जितने भी अनकुक्ड या अनफ्राइड स्नैक्स होते हैं जैसे कि पापड़ वगैरह हो गए, उन पर 18% जीएसटी की जगह 5% की रिकमेंडेशन आई है। अगर ये चीजें हो जाता है तो काफी राहत की बात होगी। बट हाँ, जो स्पेशली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी खपत सबसे ज्यादा है उन पर पहले से जीएसटी बढ़ा है। जैसे कि कपड़े पर पहले जीएसटी 5% लगता था, अभी 6 महीने पहले इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि आप लैपटॉप लेते हो या फोन लेते हो तो पहले 12% के स्लैब में आते थे, इनको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। कांग्रेस की तीसरी मीटिंग कहां पर हुई थी आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पे जो नया बैच मैं 26 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। अभी भी 10% का ऑफर चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं खुद को। 26 जुलाई से दोपहर 12 बजे से बिल्कुल फ्रेश बैच में 2024 के सभी एसएससी और स्टेट एग्जाम के लिए शुरू कर रहा हूँ। ये पहले से भी ज्यादा अपडेटेड बैच होगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं, आप 2023 के एग्जाम के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपको सारा कंटेंट मिल जाए, तो ये बैच कंप्लीट हो चुका है। आप ये पूरा रिकॉर्डेड बैच भी अवेल कर सकते हो। ये भी सेम ही बैच है, फाउंडेशन बैच है, बस अंतर इतना है कि ये अभी हाल ही में कंप्लीट हो चुका है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की पूरी थ्योरी क्लास, इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस, पिछले 5 साल के एमसीक्यू प्रैक्टिस, और इसके अलावा वन लाइनर का क्रैश कोर्स, ये सब कुछ उपलब्ध है इसी एक बैच में। बाकी एग्जाम इंजन में आपके लिए बहुत कुछ है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री बैच, मेरे रिकॉर्डेड पॉलिटी बैच, स्टैटिक जीके मैगजीन, रिकॉर्डेड साइंस बैच, ईच एंड एवरीथिंग आप सबसे कम फी में अवेल कर सकते हैं। एमटीएस सितंबर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, 10% डिस्काउंट सभी में अवेलेबल है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।